Hello guys. Good morning to all of you. हेलो गाइस. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. जो लोग भी लाइव हैं सब लोग अब क्लास आपका स्टार्ट होने ही वाला है. जस्ट फ्यू मिनट्स. तो हम लोग आज पढ़ेंगे. कल हम लोग देखे जहां तक हम लोग कल कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे हम आज पढ़ेंगे और उसको कवर करेंगे यहाँ से. तो चलिए हम बात करते हैं. कल हम लोगों ने देखा था ठोस के बारे में हम बात कर रहे थे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा था. जो यूजफुल प्रॉपर्टीज था उसके ऊपर हम लोग बात किए थे. और आज हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं बता करके उसके बाद मैं फ्लूइड की तरफ ले चलूंगा, तरल पदार्थ की तरफ ले चलूंगा और फिर हम लोग वहां पे उसको कवर करेंगे. तो चलते हैं हम बात करते हैं अभिषेक कुमार राम वचन थ्योरी. गुड मॉर्निंग टू ऑल. चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं. शोरिया जी गुड मॉर्निंग. चलते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पे. जो टर्म था, एक टर्म और आता है जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं हुक्स लॉ. छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा. कभी कभी पूछ लेता है ये. हुक्स लॉ, हिंदी में बोलते हैं इसको हुक का नियम. हुक्स ये एक साइंटिस्ट था. इन्होंने एक नियम दिया था ठोस सॉलिड बॉडी के लिए. नियम दिया था कि जो प्रतिबल होता है, जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है जिसको हम सिग्मा से दिखाते थे, ये समानुपाती होता है विकृति का. ये समानुपाती होता है किसका? विकृति का. जो हुक्स ने बोला, हुक्स ने ये बताया, हुक अपने नियम में ये बताया कि जो स्ट्रेस होता है, जो सॉलिड बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, वो जो स्ट्रेस है यानी प्रतिबल है, वो समानुपाती किसके होगा? विकृति के. लेकिन कहां तक समानुपाती होगा? तो ये लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक ये समानुपाती होता है. यानी कि प्रत्यास्था की जो सीमा है वहां तक ये समानुपाती होगा. तो हम यहां पे बात करते हैं कि अगर इस समानुपाती वाले टर्म को हटाएंगे तो यहां पे इक्वल टू में इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है जिसको हम कैपिटल ई से दिखाते हैं. और ये एप्सिलेंट जो कि विकृति का सिंबल है, ये स्ट्रेस हो गया. तो आपको एक टर्म यहां से ये कांस्टेंट वाला टर्म मिल गया. तो इसको अगर हम लोग यहां से कोरिलेट करते हैं तो ये ई जो हो जाएगा, ये स्ट्रेस अपॉन में क्या हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा. यानी कि स्ट्रेस प्रतिबल अपॉन में विकृति, प्रतिबल अपॉन में विकृति. और ये होता है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं. वैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक. हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक. इसको बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक. जो ई वाला टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यास्था गुणक. ध्यान रखिएगा, जो हुक ने ये बोला कि जो प्रतिबल है ये समानुपाती है किसके? विकृति का. लेकिन कहां तक समानुपाती है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है. ये समानुपाती होगा कहां तक? लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट तक समानुपाती होगा. उसके बाद वो समान रूप से नहीं बढ़ेगा, उसके बाद वो अलग अलग रेट से बढ़ता है जो प्लास्टिक रीजन में चला जाता है. कल प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने बताया था. मैं बीएसएससी में मेंस का स्टूडेंट हूँ. ओके राजू कुमार राणा जी, कोई नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए. नमस्ते सर जी, आज मैं फर्स्ट क्लास. ओके, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगा. तो मेरा पिछला वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा. जो क्लास हो चुका है वो आपको कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म का वेबसाइट है उस पर आप चले जाकर वहां पे जाकर के आप उस चैनल पे जाकर के पिछला वीडियो आप वहां से वॉच कर सकते हैं. आपको कोई परेशानी नहीं होगी. तो चलते हम लोग बात करते हैं. जो हुक का नियम है वो बोलता है कि प्रतिबल जो है वो आपका विकृति के क्या है? समानुपाती होता है. इस समानुपाती वाले टर्म को अगर हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था गुणांक आ जाता है. और इसका वैल्यू ये होता है. अब कहे कभी कभी कभार प्रत्यास्था गुणांक का, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनका कभी कभी जो है इनके बारे में इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. कभी कभी इसका यूनिट पूछ लेता है तो आप यहां पे सिंपली अगर यूनिट के बारे में बात करेंगे तो कल हम लोगों ने देखा था स्ट्रेस का, प्रतिबल का यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
और नीचे में आपका स्ट्रेन है, विकृति है, विकृति का कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसका मतलब है जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका जो यूनिट होगा, जो आपका प्रतिबल का यूनिट होगा, वही सेम यूनिट इसका हो जाएगा, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो हम लोग बात करते हैं आगे। बस यही पॉइंट आपको बताना था कि कभी कभी पूछ लेता है हुक का नियम क्या कहता है, तो आप सीधे बोलेंगे जो हुक का नियम है, आपको कहीं ना कहीं डेफिनेशन में ये चीज लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ मिला होगा, उसमें कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ है कि जो हुक का नियम है वो प्रतिबल जो है वो समानुपाती होता है विकृति का। जिस रेट से ये बढ़ेगा उसी रेट से ये बढ़ेगा, जिस रेट से ये घटेगा उसी रेट से ये घटेगा, लेकिन कहां तक घटेगा बढ़ेगा, वो एक इलास्टिक लिमिट तक। हमने कल बताया था कि एक इलास्टिक लिमिट तक अगर हम लोड लगाते हैं किसी वस्तु पे, अगर उस लोड को लिमिट तक ले जाने के बाद अगर लोड को हटा लेते हैं तो वो अपने शेप में आता है, तो उस तरह के बॉडी को बोलते थे इलास्टिक बॉडी, यानी कि प्रत्यास्थ वस्तु बोलते थे। अगर उस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर खींच देते थे, फिर जो उसमें खिंचाव आता था, फिर अगर हम लोड हटाते थे तो वो फिर अपने शेप में नहीं आ पाता था, उसको हम लोग बोलते थे प्लास्टिक बॉडी, यानी कि हम लोग वहां पे सुघटयता देखे थे, तो वो उस चीजों को बोलते हैं। तो ये कहां तक बराबर रेशियो में बढ़ेगा, अगर ये 1 होगा तो ये भी 1, ये 2 होगा तो ये भी 2, ये 3 होगा तो ये 3, मतलब प्रोपोर्शंस जो इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, दोनों का इक्वल आएगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कहां तक ऐसा होगा, तो ये आपका लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्था की सीमा, प्रत्यास्था की सीमा तक ये चीज वैलिड है, ये हुक का नियम वैलिड है। इसी को हमने यहाँ पे कोरिलेट करके आगे बढ़ा दिया, तो ये होता है, इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। टाइप ताप बढ़ने पर विकृति कम पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, विकृति स्ट्रेन, तो देखिए स्ट्रेन कहने का मतलब ये, मान लेते हैं एक सॉलिड बॉडी देखते होंगे आप, देखिए टेम्परेचर से अगर रिलेट करेंगे तो सिंपल चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। शत्रुघ्न जी, अगर कोई देखते होंगे कि आप लोहार है, उसको देखते होंगे कि लोहा को हीट करता है, तो देखते होंगे कहीं ना कहीं लोहा फैलता है। तो जो लोहा फैलता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, उसके लेंथ में चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर लेंथ में चेंज होगा तो स्ट्रेंथ तो डेवलप होगा ना। हमने कल बताया था विकृति जो होती है ये चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। हम मान लेते हैं कि इस लेंथ का कोई बार है और इसको हीट किया जा रहा है, और इसके टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इसकी जो लंबाई है वो लंबाई बढ़ करके कहीं ना कहीं इतना हो सकता है। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, एल प्लस मान लेते हैं डेल्टा एल हो जाएगा। वही डेल्टा एल तो बढ़ गया टेम्परेचर के बढ़ाने से, इनकी लेंथ में जो चेंजिंग आ गया, यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उसकी विकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप कॉमन सेंस है, आप अप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं शत्रुघ्न जी। तो ये टर्म आता है। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं, ये था आपका सॉलिड से जो पार्ट था जहां से क्वेश्चन आ जाता है। सर टॉपिक वाइज क्लासेस होगी ना? हाँ बिल्कुल, टॉपिक वाइज ही क्लासेस होगी। ये जो पार्ट अभी हम आपको करवा रहे हैं, इसमें आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और मिसलिनियस का जो पार्ट है वो कवर अप हो जाएगा। इसके बाद फिर हम दूसरा टॉपिक को उठाएंगे, और जो आपका फिजिक्स का टॉपिक है उसको फिर हम लोग वहां पे कवर करेंगे। चलते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब फ्लूइड की तरफ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से बता दूंगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं फ्लूइड। फ्लूइड कहने का मतलब है तरल। हमने पिछले क्लास में भी इसके बारे में जिक्र किया था। जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड होगा, या तो ये लिक्विड होगा या तो ये क्या होगा, गैस होगा। लिक्विड अगर बोले तो इसको द्रव हिंदी में बोल देते हैं, और गैस तो गैस ही होता है, जैसे ऑक्सीजन, एयर, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैस ही है। तो दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अगर फ्लूइड बोले, अगर तरल पदार्थ बोले,
तो तरल पदार्थ किसको बोलेंगे? तो आप सिंपल भाषा में आप आंसर कर सकते हैं कि तरल पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो फ्लो कर सके, जो बह सके, जो फ्लो कर सके, उसको हम तरल पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड उसको बोलेंगे जो फ्लो कर सके। तो फ्लो तो लिक्विड भी कर सकता है और गैस भी कर सकता है, दोनों इसमें आ गया। तो दोनों में डिफरेंस है, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं लिक्विड वाले टर्म को, फिर हम लोग गैस वाले टर्म में थोड़ा सा आएंगे, गैस वाले टर्म में भी हम वहां पे जिक्र करेंगे। तो जो फ्लूइड है जो फ्लो कर सके उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे, यानी कि तरल पदार्थ बोलेंगे। अब दोनों में एक डिफरेंस हमने पिछले क्लास में भी आपके सामने डिस्कस किया, और कहीं ना कहीं उसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लिक्विड है और गैस है। एक डिफरेंस हमने ये बताया था कि लिक्विड और गैस में जो श्यानता होती है दोनों की वो अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पे टर्म्स को समझते हैं कि विस्कोसिटी यानी कि श्यानता होता क्या चीज है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जो श्यानता वाला टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिसको विस्कोसिटी बोलेंगे। पीडीएफ में सारा चीज लिखा हुआ है, बस आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। विस्कोसिटी, श्यानता, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए विस्कोसिटी वाला जो टर्म आता है, जिसको हम लोग विस्कोसिटी को अगर हम लोग देखेंगे तो विस्कोसिटी कहाँ पाया जाता है? सबसे पहला चीज तो ये आपके मन में होगा कि सर विस्कोसिटी कहाँ होगा। सर साउंड थोड़ा इंक्रीज हो सकता है क्या? इट इज पॉसिबल? अगर मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल है तो मैं करवा देता हूँ। दीपक सर, थोड़ा साउंड को इंक्रीज कर दीजिए। थोड़ा साउंड और बढ़ा दीजिए। बोल रहे हैं साउंड में प्रॉब्लम है, देख लीजिए, एक मिनट कहीं चेक कर लीजिए। गेट लगा दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। राजू कुमार, मैं खुद क्लास बगल में बैठ के देख रहा हूँ। साउंड का कहीं कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। जब आप लोग के मोबाइल में या फिर आप सिस्टम पे देख रहे होंगे, यदि बफरिंग करे या फिर साउंड का इश्यू हो तो एक बार नेट का स्पीड देख लेना। सारा डिपेंड करता है नेट के स्पीड पे। आवाज काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके राजू जी, अच्छे से पढ़िए। और सर अब आपको लोग को हम लिंक कल कल के वीडियो में देखिएगा कि लिंक दिया हुआ है मटेरियल का। अब आप सामने में लिंक रखो, सॉरी ये मटेरियल रखो और उसके बाद क्लास करो। सर टोटल जो भी पढ़ाएंगे वो नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सब कुछ अच्छा है। मैं खुद यहाँ पे क्लास वॉच कर रहा हूँ, है ना। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होगा मैं खुद ठीक कर दूंगा, आप लोग मत घबराइए। चलिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे विस्कोसिटी यानी कि श्यानता के बारे में। तो आपसे टर्म यहाँ पे आपको ये श्यानता वाला जो टर्म है ये कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा कि ये श्यानता जो है कहाँ पे डेवलप होता है, ये आता कहाँ है। तो जो श्यानता है, जैसे कि आप देखते होंगे, आप चलते हैं कोई बॉडी अगर या फिर गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी अगर चलती है तो विदाउट फ्रिक्शन नहीं चल सकती है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो पता चलेगा कि गाड़ी का चक्का एक ही जगह घूमता रह गया। तो वहां फ्रिक्शन का भी एक मेजर रोल होता है। तो कहीं ना कहीं जो विस्कोसिटी है ये आपको देखने के लिए फ्लूइड में मिलता है। हम लोग फ्लूइड वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो विस्कोसिटी कहाँ मिलेगा, श्यानता कहाँ मिलेगा? तो फ्लूइड में ही मिलेगा, यानी कि तरल पदार्थ में ही मिलेगा। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो विस्कोसिटी है, श्यानता है, वो मिलेगा कहाँ? तो वो तरल पदार्थ में मिलेगा। या तो वो लिक्विड में मिले या तो वो गैस में मिले, दोनों में अलग अलग रूप में आपको वहां पे विस्कोसिटी नजर आएगा, कहीं ज्यादा और कहीं कम। कोई फ्लूइड अगर थिक होता है तो देखते होंगे, आप ऐसे मान के चलो कि कोई फ्लूइड अगर थिक है, जैसे मोबिल्स होता है या फिर आप वाटर ले लीजिए, दोनों सेम अमाउंट में ले लीजिए, दोनों को आप नीचे गिरा दीजिए तो क्या वाटर जो है वो आसानी से फैल जाता है, लेकिन जो आपका मोबिल है वो जल्दी नहीं फैल पाता है। क्यों? क्योंकि वो थिक होता है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। यानी कहने का मतलब जो श्यानता है, खास करके समझिए, जो श्यानता है वो फ्लूइड के
यानी कि द्रव हो या गैस, फ्लूइड के लेयर और लेयर के बीच में कार्य करता है। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, समुद्र में देखते होंगे, पानी को फैलते हुए देखे होंगे, पानी का फ्लो होता हुआ देखे होंगे। कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का चैनल है, इसके अंदर पानी का फ्लो हो रहा है। तो हम मान लेते हैं एक सेक्शन ले लेते हैं और इस सेक्शन पे एनालिसिस करते हैं, तो देखते होंगे कि कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी है ऊपर वाले लेयर पे ज्यादा होता है, और धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो पहले वाले लेयर में ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जहां पे वेलोसिटी कम होगा, इसका मतलब है उस फ्लूइड में जो श्यानता होगी, उस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होगी, वहां पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि अगर फ्लूइड फ्लो करना चाहता है तो जो श्यानता है वो उसको रोकना चाहता है, और श्यानता हमेशा दो फ्लूइड के लेयर लेयर के बीच में एक्ट करता है। जैसे पानी का फ्लो करता था, पानी पानी के बीच में भी तो लेयर होता है ना, उसके बीच में वो फ्लो करता है। ऊपर वाला लेयर अगर ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है तो नीचे वाला लेयर को वो फ्लो नहीं होने देगा। यानी कि लेयर और लेयर के बीच में, पानी पानी के बीच में, यानी आप ये कह सकते हैं फ्लूइड फ्लूइड के लेयर के बीच में जो अपोजिंग जो फोर्सेस होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। और इसी को टर्म का वहीं से टर्म आता है विस्कोसिटी को, जिसको हम लोग श्यानता बोलते हैं। साउंड इज क्लियर? ओके। तो जो वेलोसिटी है यहाँ पे ज्यादा दिखेगा आपको, ऊपर वाले लेयर पे दिखेगा फ्लो करते हुए ज्यादा दिखेगा, लेकिन नीचे धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो नीचे वाला आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है, इसका मतलब है अपोज करने वाला ज्यादा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए विस्कोसिटी यहाँ का ज्यादा है कि यहाँ का ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ज्यादा विस्कोसिटी होगा तभी तो वो ज्यादा नहीं फैलने दे रहा है। इसका मतलब यहाँ की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ की विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ आसानी से फैल कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसलिए हम आपको बोले अगर मोबिल है और अगर पानी है, दोनों को गिरा है, जो आसानी से फैल फैल गया, जो आसानी से फैल गया, इसका मतलब है उसकी श्यानता क्या है, वहां पे कम है। और जो आसानी से नहीं फैल पाया, इसका मतलब उसकी श्यानता क्या है, ज्यादा है। यानी कि जो श्यानता है वो निगेटिव टर्म है, वो जो श्यानता है वो फ्लूइड को फैलने नहीं देता है। सिंपल भाषा में सोचे, वो एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो कि लेयर और लेयर के बीच में एक्ट करता है, वो आसानी से फैलने नहीं देता है। तो जस्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, हाँ फ्रिक्शन, सर विस्कोसिटी एज ए फ्रिक्शन वर्क करता है। हाँ, जो विस्कोसिटी है वो जस्ट लाइक फ्रिक्शन की तरह ही कार्य करता है, लेकिन फ्रिक्शन आपको सॉलिड बॉडी में देखा जाता है, कहीं ना कहीं आप नेचुरल चीज में देखते होंगे, लेकिन फ्लूइड के अंदर जो आता है वो आपको विस्कोसिटी का टर्म आता है। लेकिन दोनों का काम वही होता है, वो भी आपको अपोज करता है, ये भी आपको अपोज करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो विस्कोसिटी के बारे में हम बात किए। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पूछा क्या जाता है, आपसे इसमें पूछ लेगा कि जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, वो एक आदर्श तरल पदार्थ है। आदर्श कहने का मतलब आइडियल फ्लूइड है। तो ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको हम पॉइंट मेंशन करवाए हैं नोट पॉइंट का। पहला ही पॉइंट हम लिखा है कि एक आदर्श तरल पदार्थ की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। क्योंकि आदर्श अगर हो गया तो उसमें तो कोई रुकावट ही नहीं है, वो इजी फ्लो कर सकता है। जब वो इजी फ्लो कर सकता है, उसमें कोई रुकावट ही नहीं है, तो विस्कोसिटी तो आ ही नहीं सकती है, उसमें तो श्यानता हो ही नहीं सकती है। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं जो आइडियल है, आइडियल करने का मतलब क्या, 100% परफेक्ट, 100%, कोई भी चीज होगा 100% होगा। आइडियल का मतलब है कि वो अगर फ्लो करेगा तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसकी लेयर लेयर के बीच में कोई भी विस्कोसिटी, कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर नहीं कर रहा है, उसको रोकने का काम नहीं कर रहा है, वही तो आदर्श है। आदर्श कहने का मतलब है 100%। तो कहने का मतलब है अगर आदर्श फ्लूइड, आदर्श अगर हम कह सकते हैं तरल पदार्थ अगर हो तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, इसका मतलब है उसकी विस्कोसिटी, उसकी श्यानता क्या है, वहां पे शून्य है। तो ये कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है कि एक आदर्श पदार्थ की जो श्यानता होती है वो कितनी होती है, एक आदर्श पदार्थ की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। इसको रटना नहीं है, बस समझना है कि आदर्श हो गया तो उसमें कोई रुकावट ही नहीं है, वो फ्लो कर जाएगा आसानी से। और अगर फ्लो कर जाएगा आसानी से तो मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, शून्य है, उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है। आदर्श का मतलब होता है 100%, वो 100% फ्लो कर जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। इसका मतलब है उसकी श्यानता वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो होगी, क्योंकि उसके लेयर लेयर के बीच में कोई भी आपको अपोज करने वाला कोई भी फोर्स नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है नोट पॉइंट का दूसरा पॉइंट, आप लोग देख रहे होंगे, तो उसमें देखिए लिखा हुआ है कि ताप के बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। तो कैसे घट जाती है, जस्ट इसको समझिए। आदर्श तरल का कोई एग्जाम्पल बताइए। आदर्श, देखिए आदर्श कोई भी चीज यहां पे आप ऐसे जैसे आइडियल फ्लूइड में मान लेते हैं गैस है,
मान लेते हैं कि एयर को मान लिया जाता है, ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, आइडियली कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ उससे हम किसी दूसरे चीज को कंपैरिजन कर सकते हैं कि आइडियल है तो 100% है, उससे अगर हम दूसरे चीज को एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर उससे ज्यादा हो गया इसका मतलब है कि वो चीज हो ही नहीं सकता है। तो जो आदर्श चीज है, जनरली आदर्श जो आइडियल फ्लूइड होता है एयर को मान लिया जाता है, जनरली एयर को मान लिया जाता है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एयर एयर के बीच में भी एक रेजिस्टेंस होता है जो कि रोकने का काम करता है, तो आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट उसका काम होता है आइडियल फ्लूइड का कि किसी दूसरे फ्लूइड को आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसमें विस्कोसिटी कम है, उसकी श्यानता ज्यादा है या उसकी श्यानता कम है, ये डिफरेंस होता है। तो इसका कोई एग्जांपल जनरली बहुत सारे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं एयर को आइडियल फ्लूइड मान करके आपसे पूछ लेगा, एयर इज, जो एयर है, जो हवा है, वो एक आदर्श तरल पदार्थ है, तो बताइए उसकी श्यानता क्या होगी, तो आपको वहां पे उसकी श्यानता क्या बताना है, आपको शून्य बताना है। तो ये पॉइंट था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है या फिर जो द्रव है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर तापमान को बढ़ाते हैं, द्रव जैसे आप पानी है या फिर आप ऐसा मान लीजिए घी, आप जो घी घर में रखे होते हैं आप वहीं पे अपना माइंड अप्लाई कीजिए, वहीं पे अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, आपको ये चीज पूरा फिजिकली फील आ जाएगा कि देखते होंगे जो घी है वो पूरा जमा हुआ रहता है, लेकिन जब आप उसको हीट देते हैं तो वो कहीं ना क्या होता है, पिघल जाता है, और जब पिघलता है तो इजीली फ्लो कर सकता है। इसका मतलब है कि द्रव को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, द्रव का तापमान कैसे बढ़ेगा, जब आप उसमें हीट सप्लाई करेंगे, और जब आप हीट सप्लाई करेंगे उसका तापमान बढ़ेगा, और उसका तापमान जब बढ़ेगा तो जब तब तापमान बढ़ेगा तो वो पिघल जाता है, वो फैल जाता है, यानी उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जनरली द्रव पदार्थ जो भी होते हैं उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर और डेप्थ में जाएंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड के बीच में भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को बांध करके रखे हुए होते हैं, और जैसे ही आप उसको हीट सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से उनका बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा वो इजिली फ्लो कर पाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर किसी भी द्रव को अगर गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसकी श्यानता क्या होती है, घट जाती है। अगर श्यानता घट गई इसका मतलब वो फ्लो कर पाया, आसानी से वो फ्लो कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। तो अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मॉलिक्यूलर ब्रेक हो जाता है, हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है, वो इजिली फ्लो कर जाता है, तो उसकी श्यानता वहीं पे घट जाती है। तो हम लोग आगे बात करेंगे, आगे और भी आपका कॉन्सेप्ट यहां पे डेवलप होगा। देखेंगे कि हम लोग अगर कपड़ा साफ करते हैं तो देखते होंगे कि गर्म पानी में अगर हम साफ करते हैं, कहा जाता है कि गर्म पानी में अगर डिटर्जेंट डाल करके अगर आप साफ करते हैं तो वो अच्छे से साफ होता है। क्यों होता है, उसका रीजन हम बताएंगे कि उसका एक पर्टिकुलर रीजन क्या होता है, आप उसको फिजिकली फील भी करेंगे, तो उस टर्म पे भी हम आएंगे। तो हम पहले बात कर रहे थे जो विस्कोसिटी है वो होता क्या है, और विस्कोसिटी कहां पाया जाता है उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद हमने ये बताया कि जो एक आदर्श पदार्थ होगा उसमें विस्कोसिटी श्यानता क्या होगी, और हमने उसके बाद जो चर्चा किया कि अगर तापमान बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी श्यानता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल चीज है, तापमान बढ़ाएंगे बॉन्ड ब्रेक करेगा, वो इजिली फ्लो करेगा, इसका मतलब उसकी श्यानता घट जाएगी। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट, अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप यहां पे शेयर कर सकते हैं। अब यहीं पे चलिए, गैस तो हो गया, लेकिन फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड में अगर हम बात करेंगे तो गैस भी तो आता है, यानी कि द्रव आया तो अब तो गैस भी तो आया। यानी कहने का मतलब ये है, तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि द्रव अलग चीज है और गैस अलग चीज है। तो द्रव में क्या होगा, आपको अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो श्यानता घट गया, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गैस के बारे में देखिए, तीसरा पॉइंट जो हमने लिखा है, इसीलिए एक जगह हमने दिया है कि आपको कंफ्यूजन कभी नहीं हो, आप सोच करके आंसर करेंगे। देखिए गैस में क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर कहीं ना कहीं, मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, सिंपल देखिए यहां पे, मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, और इस गैस को जब आप हीट सप्लाई करते हैं, जब आप इसमें हीट देते हैं, तो जाहिर सी बात है जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो आपस में रैंडम मोशन स्टार्ट कर देंगे। कोई मॉलिक्यूल्स इधर जाएगा तो कोई मॉलिक्यूल्स इधर जाएगा, इनका रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगा, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं। उस कंडीशन में क्या होगा, एक
दूसरे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, टक्कर खाएंगे, और जैसे ही टक्कर खाएंगे उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। आप कह सकते हैं कि गैस में, अगर गैस में तापमान बढ़ाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं। गैस में लिक्विड की अपेक्षा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो दूर दूर होता है, और इनका बॉन्ड जो होता है बहुत वीक होता है। जैसे ही आप हीट करेंगे ये टूट करके एक दूसरे से कोलाइड शुरू कर देगा, और एक दूसरे से कोलिजन होगा, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, और वो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उनकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना है यहां पे, अगर हम द्रव के बारे में बात करेंगे, तापमान बढ़ा है तो उसकी श्यानता घट जाएगी, लेकिन गैस के कंडीशन में अगर हम बोलेंगे उसकी तापमान को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट रामबाण है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है। द्रव है तो सोच करके आंसर करना है, गैस है तो सोच करके आंसर करना है, बस आपका यही कॉन्सेप्ट है। सर आप कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर करा देते हैं, ओके, माइंड ब्लोइंग। ओके राजकुमार राणा, आप अगर सही से प्रॉपर वे में क्लास करेंगे तो 100% श्योर रहिए कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन का आंसर जो है अपने से, अपने माइंड लेवल से सोच करके आप आंसर कर पाएंगे। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलेंगे तो उसको श्यानता गुणांक बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग यहाँ पे श्यानता गुणांक बोलेंगे। एक टर्म आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम म्यू से दिखाते हैं। ये इसका सिंबल है, जो म्यू होता है उसका वो सिंबल है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, श्यानता गुणांक। आपके नोट्स में हर चीज लिखा हुआ है। श्यानता गुणांक को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इस विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक होता है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, इसी श्यानता गुणांक से, इसी म्यू के वैल्यू से, इसी म्यू का वैल्यू आपको 0 से लेकर के आपको आगे 1 के बीच में कहीं भी लाई करता है। जो म्यू का वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो किसकी श्यानता कितनी है वो डिपेंड करेगा। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे श्यानता जो है वो डिपेंड करता है कि द्रव कैसा है। अगर थिक है तो उसकी श्यानता ज्यादा होगी, अगर थिन है, बहुत पतला है, तो जो इजीली फ्लो कर सकता है, उसका मतलब उसकी श्यानता कम होगी। तो उसके हिसाब से ये वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो एक फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। जो फॉर्मूला है आपको, ये फ्लूइड का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको कभी कभी यूनिट पूछ लेता है, डायमेंशन पूछ लेता है, कैसे श्यानता कोफिशिएंट विस्को श्यानता गुणांक का अगर हमको निकालना होगा, बताइए इसका यूनिट, तो कैसे यूनिट बताएंगे, कैसे इसके हम डायमेंशन पे जाएंगे, तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो एक फॉर्मूला होता है, फोर्स जो होता है, ये म्यू ए डी यू अपॉन डी वाई। डी यू, ये यू जो है वेलोसिटी में चेंज है, ये डिस्टेंस में चेंज है, ये चेंज को बताता है। जहां पे भी डी यू लग गया इसका मतलब चेंज को बताता है, डेल्टा यू लग गया ये भी चेंज को बताता है। तो इस तरह का जो भी चीज, तो ये यू में चेंज है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज है, वाई में चेंज है इसका मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, ए है एरिया, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम श्यानता गुणांक बोलते हैं, और ये है जो फोर्स है, ये फ्लूइड के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो फोर्स है। यानी कि इस फोर्स को हम, या फिर ये कह सकते हैं कि एक शियर फोर्स है, जब हम फ्लूइड के ऊपर इस तरह से अगर कोई भी चीज फेंकते हैं तो उस तरह का, यानी तो हवा के थ्रू अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है तो वो एक शियर फोर्स की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे एक फोर्स है ये। अगर आपसे यहाँ पे सिंपली तौर पे अगर पूछ लेगा कि बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप यहाँ आसानी से कह सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए कैसे यूनिट को फाइंड आउट करेंगे। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, श्यानता गुणांक है, उसकी अगर आपको यूनिट फाइंड आउट करना होगा तो आप इस फॉर्मूले से जाएंगे। आप हमेशा यूनिट फाइंड आउट करना होगा तो आपको फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कैसे कमांड होगा, जब आप फिजिक्स पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो वो फॉर्मूला अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो कभी कभी फॉर्मूला गिवन होता है, कभी कभी नहीं गिवन होता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है आपका एफ म्यू ए
du अपॉन dy। यहां से ये वाला चीज कैलकुलेट करना है तो इसको हम इधर ले लेते हैं और ये दोनों मल्टीपल में हो जाएगा, f dy अपॉन में a du। अब ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये डी वाई चेंज किस में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो ये चेंज ही तो है, तो ये न्यूटन मीटर अपॉन में एरिया। तो एरिया क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है, इसका मतलब है ये मीटर स्क्वायर। फिर डी यू चेंज किसमें, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में चेंज है, इसका मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, इसका मतलब उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप यहां से देखिए क्या कट सकता है, ये मीटर से मीटर चला जाएगा, तो आप यहां से कहेंगे कि ये वाला जो चीज होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और कल हम लोगों ने बताया था, कल हम लोगों ने देखा था कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप इसको दूसरे वे में ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, पास्कल बोल सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे श्यानता गुणांक का अगर कोई यूनिट पूछता है, ऐसा यूनिट पूछता है, तो आपको इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या कभी ध्यान में रखते हैं पास्कल सेकंड होता है तो चलेगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, यहीं से तो इसको कैलकुलेट करना है, बस इजी है, रटना ही नहीं है, बस इजी है। और सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, देखिए राणा जी पीडीएफ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो सर का गिवन नंबर होगा जिस पे आप कांटेक्ट करते हैं वहां से बात कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में अगर वो दिया होगा तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो यहां से आप विस्कोसिटी का यूनिट निकाल, अगर आप यूनिट निकाल लिए तो डायमेंशन लिखना बहुत इजी हो जाता है। डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे, देखिए अगर डायमेंशन लिखना होगा तो कितने आसानी से लिखेंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं, यहां से मिटा रहे हैं। अगर डायमेंशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये इसका एसआई यूनिट है, म्यू का एसआई यूनिट है, क्या पास्कल सेकंड बोले या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड बोले। अगर इसको क्रॉस में भी दिखाए तो फर्क नहीं पड़ता है, न्यूटन सेकंड बोलिए पर मीटर स्क्वायर बोलिए, बस वो ऐसे दिया जाता है डैश। अगर हम इसके डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो डायमेंशन लिखने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक ब्रैकेट का यूज करते हैं। और फिर हम लोग जाते हैं, अगर इसका डायमेंशन लिखना होता है इस टर्म का, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है उस पर मेरा फोकस होना चाहिए। एसआई यूनिट कौन सा है, यही तो है, तो न्यूटन है। कल हमने बताया था न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, तो उसका डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻²। सेकेंड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे टी से, नीचे में मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब एल का स्क्वायर। आप अगर इसको कोरिलेट करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका ये चला जाएगा। तो सिंपल तौर पे आप कह सकते हैं एम एल इनवर्स T⁻², है यहाँ पे पावर 1 है जो कि छुपा हुआ है। तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो +2 -2 और +1, इसका मतलब है -1 हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ये किसका होता है, तो ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये कहिएगा सर ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है, अरे भैया ब्रैकेट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर कभी भी 3 डायमेंशन वाले चीज को दिखाया जाता है, 3D वाले चीज को दिखाया जाता है, तो हमेशा कैपिटल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल ब्रैकेट जो हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 चीज हम लिख रहे हैं, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मिनिमम 3 चीज को हम लिख रहे हैं। ज्यादा ज्यादा और भी हो सकता है, जो यूनिट है उसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर होगा तो उसको भी कर सकते हैं, डी और भी तरह तरह का। अगर आप कह सकते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी का करंट का होगा तो उसका भी अलग दिखा सकते हैं। तो मिनिमम 3 चीज को दिखाने के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं, जो कैपिटल ब्रैकेट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। डीओ डीवाई के बारे में बताइए राजकुमार राणा। डी यू कहने का मतलब ये है, अगर पानी फ्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें वेलोसिटी होगा ना, तो वेलोसिटी में तो चेंज होता चलता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पानी फ्लो करता है तो एक ही स्पीड से हमेशा फ्लो करता है, कभी ज्यादा कभी कम इस तरह से फ्लो करता है। तो उसके वेलोसिटी में चेंजिंग होता है, और वेलोसिटी में चेंजिंग होता है किसके रिस्पेक्ट में चेंजिंग होता है, वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंजिंग होता है, कि इतने डिस्टेंस जो है इतना मीटर पर सेकेंड से वो आगे बढ़ा है। तो जो वेलोसिटी है वहां पे वो डी है, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज है। और जो हम आपको एक चैनल वाला कॉन्सेप्ट बताए थे यहाँ पे, इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को बताए थे
तो ये du और ये dy इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इस स्पीड से कर रहा है, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट बन करके आता है du अपन dy। उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस वो फॉर्मूला जो हम आपको लिखा है, जो फोर्स होता है ये आपका म्यू ए du अपॉन क्या होता है, dy होता है। तो ये वेलोसिटी को बताता है, ये इसके पोजीशन को बताता है, यानी कि डिस्टेंस को बताता है सिंपल तौर पे। नहीं कभी अगर du अपॉन dy याद रहता है तो आप इसको डायरेक्टली v अपॉन y याद रखिए, ये तो याद रह सकता है ना। y यहाँ पे डिस्टेंस है और जो भी है यहाँ पे वेग है, जिसको आप वेलोसिटी बोलते हैं, ये कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से, अगर आपको बोल देगा कि बताइए ये शियर फोर्स कैलकुलेट करना है कितना होगा, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उतना नहीं पूछेगा आपसे, ये ज्यादातर पूछा जाता है, जिसको ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। वैसे हम लिखा हुए हैं, सब टर्म लिखा हुआ है और उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जितना भी टर्म लिखा हुआ आपको पीडीएफ में हर चीज बताए हुए हैं, तो पीडीएफ में आपको बताया हुआ, बट हम यहाँ पे टर्म को क्लियर करते चले जाएंगे, क्योंकि देखिए फिजिक्स में बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और वैसे पीडीएफ गिवन है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ समझिए वहां देखिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हाँ बेफिक्र आप ये रहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, कुछ भी हो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया तो रटा हुआ चीज आप 5 दिन छोड़ दीजिए, आप भूल करके जहां थे वहीं चले जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल। अब कहेंगे सर ये होता क्या है, तो अंतर आणविक बल जो है ये फ्लूइड में एक्ट करता है। जैसे है, जैसे आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में भी तो फोर्स कार्य करता है, तभी तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचे हुए रहता है। जैसे आप देखते होंगे, सिंपल तौर पे समझिए, बारिश होती है, जब पत्ते पे पानी गिरती है तो देखते होंगे किसी किसी पत्ते पे पानी रुकी हुई रहती है, यानी कि उससे चिपका हो रहता है, तो कहीं ना कहीं एक फोर्स काम कर रहा है, तभी तो वो अट्रैक्ट किए हुए है। देखते होंगे दो थाली है, दोनों थाली को आप पानी से भिगा हुआ दोनों थाली को आपस में चिपका दीजिए, फिर दोनों को हटाइए, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको एज कंपेयर टू अगर सूखा हुआ थाली है तो। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये जनरली आपका दो तरह के फोर्स पाए जाते हैं, और इन दो तरह के फोर्स में बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। एक तो बल होता है सौसंजक बल और एक होता है आसंजक बल। अगर सौसंजक बल को इंग्लिश में बोले तो उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, और असंजक बल को अगर हम हिंदी अगर इंग्लिश में बोले तो उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स सौसंजक का मतलब होता है एक समान मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला बल, एक समान तरल पदार्थ के बीच लगने वाला बल, एक समान मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल को सौसंजक बल बोलते हैं। अगर तरल पदार्थ ही अलग हो जाएगा, ये हो सकता है ये लिक्विड है और ये गैस है, इधर हवा है, देखते होंगे समुद्र का पानी है नीचे, ऊपर हवा है, तो एक तो लेयर बनता है ना, एक जो ऊपर वाला लेयर होता है जो आप बोल सकते हैं एयर वाटर इंटरफेस, एयर वाटर इंटरफेस, ऐसा तो हो सकता है ना, ये वाला चीज तो हो सकता है। मान लेते हैं इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, यहाँ पे वाटर है, पानी भरा हुआ है, इधर एयर है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का लेयर तो होगा ना, इन दोनों का बाउंड्री तो होगा ना, तो वही बाउंड्री है, ये सरफेस है जिसका हम बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया, इसको बोलते हैं एयर वाटर इंटरफेस बोला जाता है। तो इस तरह का, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, हमने एक बोला आपको कि कोहेसिव फोर्स जो सहसंजक बल होता है वो हमेशा सेम फ्लूइड में कार्य करता है, और जो एडहेसिव फोर्स होता है, आसंजक बल होता है, वो हमेशा डिफरेंट फ्लूइड के बीच कार्य करता है। तो दो डिफरेंट फ्लूइड अगर यूज हो रहा है, दो डिफरेंट अगर फ्लूइड यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे वहां पे एडहेसिव फोर्स आ जाएगा, और सेम अगर फ्लूइड होगा तो वहां पे हम कहेंगे सहसंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स आएगा। कोहेसिव सहसंजक मतलब सेम सेम फ्लूइड में, सेम फ्लूइड के बीच अगर फोर्स कार्य करता होगा तो हम उसको बोलेंगे सहसंजक, अगर डिफरेंट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एडेसिव यानी कि क्या बोलेंगे, आसंजक। नाम से ही पता चलता है, ध्यान रखने की जरूरत है कि सहसंजक बोला तो सेम फ्लूइड के बीच लगने वाले फोर्स, और दूसरा है असंजक, इसका मतलब है डिफरेंट फ्लूइड के बीच लगने वाला। तो डिफरेंट कैसे होगा, एक पानी होगा तो एक दूसरा हवा होना चाहिए, तभी तो डिफरेंट होगा। तो समझने की बात है, बस सिर्फ समझिए। सर पेन में इंक डाल दीजिए, ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देता हूं, टेंशन नहीं लीजिए।
और अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप बताना। देखिए कॉन्सेप्ट मेनली कॉन्सेप्ट ही आपको आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आएगा तो आप किसी भी एग्जाम में आसानी से सोच करके आप आंसर कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल जो है, हम स्वसंजक बल हो या आसंजक बल हो, दोनों का कुछ एग्जाम्पल जो है हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें लिखा हुआ है। जैसे स्वसंजक बल का पहला एग्जाम्पल है कि देखते होंगे छोटे छोटे बूंद, जो बारिश की छोटे छोटे बूंद होते हैं या पानी का जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स होता है, वो देखते होंगे आपस में जैसे ही आता है एक बड़ा बूंद बना लेता है। क्यों? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है और एक बड़ा बूंद बना लेता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि छोटे छोटे बूंद मिलकर के अगर बड़ा बूंद बन जाता है, इसका रीजन क्या है, तो आप कहेंगे इसका सबसे मेजर जो रीजन है वो है स्वसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। स्वसंजक बल उसको आपस में खींचे रहता है, खींच लेता है। यानी कि एक समान अगर फ्लूइड दिख जाएगा कहीं भी तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, और जब डिफरेंट मिलता है तो वो जल्दी अट्रैक्ट नहीं करता है। इसलिए जो एडेसिव फोर्स होता है वो वीक फोर्स होता है, और जो कोहेसिव फोर्स होता है वो मजबूत फोर्स होता है। तो आप ये कह सकते हैं हमेशा माइंड में, अगर कोई ठोस वस्तु है तो उनके, ठोस वस्तु है तो जाहिर सी बात है ठोस वस्तु में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। ठोस वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी जो बॉन्ड होता है वहां पे ठोस वस्तु में एक कोहेसिव फोर्स की तरह काम करता है। और उसका बॉन्ड जो काफी मजबूत होता है, तो बॉन्ड काफी मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है वो ठोस होगा। जल्दी आप हीट देंगे तो टूटेगा ही नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं तो वो पिघलेगा ही नहीं। इसलिए उसके लिए ज्यादा हीट देना पड़ता है, तब जाकर के उसका बॉन्ड ब्रेक करता है और फिर जाकर के वो पिघलना स्टार्ट करता है। लेकिन पानी में मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के जो बीच बॉन्ड होता है वो आपका कहीं ना कहीं होता तो कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि एक ही फ्लूइड के बीच में अगर एक ही मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में वहां पे दो मॉलिक्यूल्स है, पानी का दो मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता होगा। लेकिन दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब है अगर वो सेम मॉलिक्यूल्स है तो वहां पे स्वसंजक बल आएगा। तो उसको आप हीट अगर देंगे तो वो थोड़ा, आपको ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन वाले से थोड़ा सा वीक होता है, वो इजीली टूट जाता है और पानी जो होता है और भी फ्लो करना शुरू कर देता है इजीली। तो अगर हम बात करेंगे सर फिर से समझिए, सौ संजक, ध्यान से रखिए दो ही पॉइंट हम बताएंगे। दोनों सौ संजक कहने का मतलब है सेम फ्लूइड, सेम तरल पदार्थ के बीच जो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे सौ संजक बल। अगर डिफरेंट फ्लूइड हो जाएगा तो हम कहेंगे असंजक बल। बस दो कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं, तो वही हम यहाँ पे बताए सौ संजक बल के बारे में। अगर हम बताएं कि अगर छोटी छोटी बूंदे होती है या पानी का ड्रॉपलेट्स होता है, तो दोनों अगर वो आपस में आते हैं, पास में आते हैं, तो दो एक दूसरे से मिलकर के एक बड़ा बूंद बना लेता है। तो ये सौ संजक बल का ही एग्जाम्पल है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हम ये यहाँ पे बोलते हैं कि जल से भीगी हुई दो प्लेट, पानी से भीगी हुई दो प्लेट, आप घर में प्लेट तो धोते ही होंगे, तो देखते होंगे कि दो प्लेट को आप चिपका दीजिए, दो कटोरे को आपको चिपका दीजिए, सेम डायमेंशन का सेम वॉल्यूम का है, उसको आपस में पानी से धो करके चिपका दीजिए। जब दोनों को हटाइएगा तो आपको काफी बल लगाना पड़ेगा हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्योंकि उनके बीच में ये वाला जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। तो वहां पे आप ये कह सकते हैं कोहेसिव फोर्स ज्यादा कार्य करता है। वहां पे भी कोहेसिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि उसके बीच में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, एक और पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात किया, तीसरा पॉइंट है ठोस पदार्थ की एक निश्चित जो आकृति होती है, वहां पे क्या होता है कि दो, अगर ठोस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर पानी है लिक्विड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर ठोस बोले तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बना रहा था, वो काफी मजबूत बॉन्ड होता है, तो जल्दी टूटता नहीं है। जब काफी मजबूत बॉन्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि वो ठोस हो जाएगा, वो जल्दी पिघलेगा नहीं, वो जल्दी टूटेगा नहीं, इसका बॉन्ड मजबूत होता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है आपका आसंजक बल, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, आसंजक बल बोलेंगे। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच, भिन्न भिन्न करने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स, या तो आपका एयर होगा या तो आपका पानी होगा, या आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट फ्लूइड होना चाहिए। दो डिफरेंट फ्लूइड के बीच अगर कोई फोर्स कार्य करता है तो उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स होता है। जनरली जो एडहेसिव फोर्स होता है, आसंजक बल होता है, वो वीक फोर्स होता है, और जो कोहेसिव फोर्स होता है वो आपका मजबूत फोर्स होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो स्वसंजक बल होगा वो सेम फ्लूइड के बीच में कार्य करेगा, सेम तरल पदार्थ के बीच में कार्य करेगा, और जो आसंजक बल है वो डिफरेंट यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच में कार्य करता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहां से
जैसे कि ब्लॉक जो ये आपका ये कह सकते हैं, ये मान लेते हैं एक ब्लैक बोर्ड है, इसके ऊपर अगर आप लिखते हैं तो ये लिखते हैं तो ये इंक जो है इसके ऊपर चिपक जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज है, यानी ये ठोस है, ये आपका दूसरा चीज है, यानी अलग अलग आप ये कह सकते हैं। अगर हम लिखते हैं तो वो लिखा हुआ रह पाता है वहां पे, तो यहाँ पे भी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख पाता है, अदरवाइज तो दिखा हुआ लिखा हुआ ही नहीं दिखता यहाँ पे। तो इस तरह से हम बात करेंगे, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको आप आंसर कर सकते हैं। अब जो टर्म आता है, एक जो खूबसूरत टर्म आता है, वो है आपका सरफेस टेंशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। देखिए नाम से ही क्लियर है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो टेंशन कहाँ आएगा भाई? सरफेस के ऊपर टेंशन आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझिए, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है, यहां फोकस कीजिए। हम मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं कि ये इसका लेवल है, जिसके अंदर यहां पे पानी भरा हुआ है। यहां पे मान लेते हैं कि ये H2O है इसके अंदर। H2O का कहने का मतलब है जल भरा हुआ है, पानी है इसके अंदर। और इधर मान लेते हैं एयर है। तो ये लिक्विड एयर इंटरफेस। H2O क्या होता है? लिक्विड होता है। एयर क्या होता है? गैस होता है। तो लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपल चीज। अगर हम मान लेते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे पानी, यहाँ इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम मान लेते हैं इसके काफी नीचे हम एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, और इसको एक मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ए मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स ए है। और ये मॉलिक्यूल्स अगर यहां पे रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा। जितना ये आप ये कह सकते हैं, ये फोर्स कौन सा फोर्स है? यही वो सहसंजक बल है। यही वो कौन सा बल है? सहसंजक बल है। क्योंकि यहां भी मॉलिक्यूल्स, यहां भी तो मॉलिक्यूल्स होगा, यहां भी मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। तो वही वाला फोर्स हम यहां पे दिखाने का काम कर रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा तो इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इस दिशा में लगेगा तो इधर भी लगेगा, इस दिशा में लगेगा तो इधर भी लगेगा। इसका मतलब है चारों तरफ जो है आपका इस तरह से सेम फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स वहां पे रेस्ट में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, या फोर्स अप्लाइड ऑन ऑल डायरेक्शन, जो भी फोर्सेस इस पे अप्लाई होंगे। लेकिन वो फोर्स कौन से हैं? तो वो फोर्स आपसे अगर पूछ लिया जाए तो वो एक कोहेसिव फोर्स है, जिसको हम बोलेंगे कि वो फ्लूइड फ्लूइड के बीच में कार्य कर रहा है। क्योंकि यहां भी फ्लूइड है, यहां भी फ्लूइड है, यहां भी फ्लूइड है, यहां भी फ्लूइड है, इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ है। तो फ्लूइड फ्लूइड के बीच में जो कार्य करता है, क्योंकि फ्लूइड तो एक ही है ना, है कौन सा फ्लूइड? वाटर है। तो एक ही फ्लूइड है तो आएगा कौन सा बल? सहसंजक बल आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, एक और मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं। इस मॉलिक्यूल्स को हम मान लेते हैं कि ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ये बी मॉलिक्यूल्स है। ये लिक्विड वाटर इंटरफेस पे हम रख देते हैं इसको, या आप ये कह सकते हैं लिक्विड एयर इंटरफेस पे रख देते हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये जो ड्रॉपलेट्स है, ये जो ड्रॉपलेट्स है, ये यहाँ पे मान लेते हैं, या सॉरी हम ड्रॉपलेट्स नहीं बोले, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोले तो ज्यादा सही रहेगा। ये मॉलिक्यूल्स, इसी मॉलिक्यूल्स को अब हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पे एयर, यहाँ पे वाटर। तो जाहिर सी बात है एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये फोर्स, ये वाला मॉलिक्यूल्स अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में अगर होगा तो ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा। इसका मतलब है ये दोनों बैलेंस, ये दोनों क्या हो गया? यहाँ पे बैलेंस हो गया। लेकिन एक जो मॉलिक्यूल्स इधर है, इसका फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, और एक फोर्स ऊपर भी तो लगना चाहिए इसको बैलेंस होने के लिए। लेकिन हमने ये बोला कि जो एडेसिव फोर्स होगा, अलग अलग लेयर आ गया, ये आपका जल है और ये आपका हवा है, ये हवा है, तो दोनों के बीच में भी तो होगा, लेकिन एडेसिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स एडेसिव फोर्स होता है, एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये जो कोहेसिव फोर्स होता है ये नेग्लिजिबल होगा, और ये जब नेग्लिजिबल होगा, ये तो इसको बैलेंस कर दिया। इस अनबैलेंसिंग फोर्स की वजह से ही आप ये कह सकते हैं, ये अनबैलेंसिंग फोर्स, यहां से मेरे फॉर्म को देखिए आप, यहां से अगर हम इसको अनबैलेंस फोर्स की तरह से यहां से खींचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लेयर, इसके पृष्ठ पे एक तनाव डेवलप हो जाता है। इस तरह से इसके लेयर पे एक तनाव डेवलप हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इस अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स की वजह से एक तनाव डेवलप हो जाएगा, जिस तनाव को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन कहां पे आया? लिक्विड जो एयर का इंटरफेस है, वहीं पे सरफेस टेंशन क्या होता है? डेवलप होता है। जैसे कि आप इसको खींच रहे हैं नीचे,
नीचे, ये अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला जो था वो नेग्लिजिबल है, वो एडहेसिव फोर्स है, एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। जब आप इसको नीचे खींचते हैं और इसको जब नीचे खींचते हैं तो आप देख पाते होंगे कि ये जो आपका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, एक टेंशन पैदा होता है, ये खिंचाता है, जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये आपका खिंचाव होता है। तो जो टेंशन होता है वो टेंशन कहां पे होता है, एक प्लेन में होता है। जैसे हम सिंपल तौर पे ये आपको बताएं, और भी चीजें आपको यहां पे आसानी से दिखेगी, देख लीजिए। आपको अगर आज कंप्लीट नहीं होता है तो इसको हम कल भी और थोड़ा सा बताएंगे। देखिए यहां पे सिंपल तौर पे अगर हम ये बोले, मान लेते हैं कि ये लिक्विड एयर इंटरफेस है, ये वाला चीज है, ये लिक्विड एयर इंटरफेस है, यानी कि इसके नीचे पानी है और इसके ऊपर क्या है, आपका हवा है। और इस कंडीशन में अगर हम ये बोले, अगर इस कंडीशन में हम ये बोले कि इसके नीचे इसका वेट होगा, ये खींच रहा होगा, तो ये जब खींच रहा होगा तो कहीं ना कहीं शेप का तो होगा, इस शेप का होगा। तो जाहिर से बात है ये अगर खिंचाएगा तो इसके ऊपर जो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे आपको और भी नीट एंड क्लियर ये वाला चीज आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सरफेस टेंशन एक्चुअली होता क्या है। तो ये वाला चीज आपको दिख रहा होगा, ये मान लेते हैं कि बीच में हमारा एक पेन है और हमने उसकी वेट की वजह से कुछ ऐसा हो गया, तो देखिए कहीं ना कहीं ये वाला टेंशन डेवलप हो रहा है इसके अंदर, तो इसी को बोला जाता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव बोला जाता है। तो इसका दो कंपोनेंट यहां पे पॉसिबल है। तो ये कैसा हो सकता है, ये आपको कहीं ना कहीं आप ये बोले तो कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाएगा। और ये मान लेते हैं यहां पे एक पेन है, तो इस पे इस तरह से ये शेप दे देगा। इसके सरफेस में जो टेंशन हो रहा है ये इस तरह से है, इसके सरफेस में जो टेंशन हो रहा है यही टेंशन तो है। तो ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह से मुड़ रहा है तो यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा होगा, तो ये एंगल थीटा बना रहा होगा। तो एक कंपोनेंट इसका जो है ऊपर की ओर, एक कंपोनेंट नीचे, एक कंपोनेंट ऊपर की ओर नीचे वाली चीज को बैलेंस कर देता होगा। लेकिन एक फोर्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्स, उस प्लेन पे जो एक फोर्स बच जाता है वही एक टेंशन फोर्स होता है, जिसकी वजह से सरफेस में क्या आता है, टेंशन आता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि सरफेस टेंशन होता क्या है, तो सरफेस टेंशन यही होता है। और आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये तो कोहेसिव फोर्स है ना, ये कोहेसिव फोर्स है और ये अनबैलेंस्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स की वजह से ही क्या आता है, सरफेस टेंशन आता है। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है, कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये एक बार दिल में अगर आ गया ना, आप जिंदगी भर इस चीज को हमेशा याद रखोगे। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। अगर आप डेप्थ में इसको अगर एनालिसिस करोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। सब्जेक्ट को यही होता है कि सब्जेक्ट को अगर आप फील के साथ पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा देता है। तो सिंपल तौर पे अगर कहेंगे जो सरफेस टेंशन डेवलप होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स की वजह से डेवलप्ड होता है। और जो सरफेस टेंशन डेवलप होगा वो सरफेस पे होता है, जो कि हमने इस पे दिखाया। अब देखिए इसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। यहाँ पे जो हमने ये दिखाया कि नीचे हम खींच रहे हैं और ये तनाव आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए जो सरफेस टेंशन होता है उसको भी हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, और जो सरफेस टेंशन होता है ये फोर्स पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। और अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया तो इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो फोर्स है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको न्यूटन बोलेंगे, और लेंथ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। और इस न्यूटन पर मीटर को आप यहां पे सिंपल तौर पे कह सकते हैं, अगर इसका डायमेंशन लिखना होगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखना होगा तो आप इजीली लिख सकते हैं, बीमा भी लिख सकते हैं। न्यूटन है, फोर्स का यूनिट है, तो एम एल टी टू द पावर क्या होता है, -2 होता है। नीचे मीटर के लिए लेंथ, ये एल चला जाएगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं एम एल का पावर 0 टी टू द पावर -2। एल का पावर 0 इसका मतलब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 ही तो देता है कट करके एक बार। वही चीज है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड टॉ। अरे सिग्मा, ये नोटिस नोटिस आप ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग सिंबल होता है। जैसे सिग्मा और एक होता है टॉ, टॉ शियर स्ट्रेस को बताता है। शियर स्ट्रेस क्या होता है, वो हमेशा सरफेस के ऊपर लगने वाला होता है फोर्स। जैसे ये शाफ्ट है, देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा चीज है। यहाँ पे जो भी पूछे हैं देख लीजिए रोशनदास जी, सरफेस पे, इसके सरफेस पे इसको कौन घुमाएगा, जब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तभी तो ये घूमेगा। तो जो शियर होता है वो सरफेस के अलोंग लगने वाला फोर्स होता है, उसको बोलते हैं शियर फोर्स।
जो सरफेस के अलोंग लगने वाला फोर्स होता है, इसको घुमाने का काम कर रहा है, इसको घुमाने का कौन को काम कर रहा है, तो इसके सरफेस पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं जो कि एक शियर फोर्स होता है। जो टाव होता है वो शियर फोर्स होता है, जो टाव होता है वो आपका शियर फोर्स होता है। और जो सिग्मा होता है ये सरफेस टेंशन सिग्मा, जैसे हम आपको स्ट्रेस में भी दिखाए थे उसको भी हम सिग्मा से दिखाते हैं। ये एक अलग अलग नोटिफिकेशन होता है। आप कहीं ये कह सकते हैं कि उनका सिंबल होता है, वो आपको मेंशन कर देगा कि ये क्या चीज है। अगर आपको बोल देगा वहां पे बात हो रहा है वहां पे सरफेस टेंशन का, और आप सिग्मा समझेंगे क्या स्ट्रेस है? नहीं। अगर सरफेस टेंशन का बात हो रहा है तो हम सरफेस टेंशन के लिए सिग्मा सोचेंगे वहां पे। तो ये पॉइंट था कि सरफेस टेंशन होता क्या है, और इसको हम क्या करते हैं कल आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज आपका टाइम हो गया, सर दूसरे वाले सर आ चुके हैं, तो कल हम इस चीज को थोड़ा सा और आगे एलिब्रेट करेंगे और थोड़ा सा और इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। हमको आई होप लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो भी चीज आज हम आपको बताए होंगे कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ गया, और आप ऐसे पढ़िए कि हमेशा के लिए आपके माइंड में हो जाए। देखिए ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एग्जाम मेरा निकल जाएगा और हम बहुत बड़ा आदमी बन गए। एग्जाम निकालने के बाद भी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो एग्जाम आपका अपने आप निकल जाएगा जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। एग्जाम नहीं निकलेगा फिर भी आप एक अच्छे स्टूडेंट बने रहोगे, और एक अच्छा आपको हमेशा फिजिकली फील होगा आपको कि नहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है, कि जो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पहला चीज होता है। और एग्जाम निकालना, देखिए एग्जाम निकालना दूसरा चीज होता है। एग्जाम निकल जाएगा, आप पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, मेहनत कीजिएगा तो 100% श्योर रहेगा एग्जाम निकलेगा। कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगर आप में शिद्दत होगा एग्जाम को तैयारी करने का, एग्जाम के पर्पज से अगर आप पढ़ाई करेंगे कर रहे होंगे, और जो चीज पूछा जाता है उस पर फोकस कर रहे होंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसके फोकस कर रहे होंगे, और ये एक बार अगर पढ़ लिए तो ये कोशिश कीजिए कि हम दूसरे को भी एक्सप्लेन कर पाए। तो आप श्योर रहिए, अगर जितना दूसरे को बताइएगा उतना ही वो आपके माइंड में और भी आता चला जाएगा। अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स है, ये मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। ये तो एडेसिव फोर्स है ना, ये तो नेग्लिजिबल मान लिया हमने, इसको तो मैंने नेग्लिजिबल मान लिया, ये बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में, तो इसी की वजह से ये लेयर बन गया ना ऐसा। समझे अरविंद जी? ये जो लेयर इस तरह से डेवलप हो गया वो किसकी वजह से हुआ? यही तो अनबैलेंस्ड होगा। अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स की वजह से ही क्या होता है, सरफेस टेंशन डेवलप होता है। माइंड मेकअप कर लीजिए। तो चलते हैं सब लोग नेक्स्ट क्लास को कीजिए अच्छे से। बाद बाकी आपका दूसरा क्लास जो होगा आप देखते हैं कल क्या सीन होता है, उसके हिसाब से आप लोग को वैसे नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि अब पटना में फिर से लॉकडाउन होने वाला है। देखिए क्या होता है। बाद बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए। तो चलते हैं, ओके बाय।